हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, ठीक है। हम 1800 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक की बात कर लिए थे। अब आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, ठीक है। देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है, क्योंकि 1858 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसके बाद 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं, ठीक है। तो 1861 का, 1892 का और 1909 का। तो इसमें हम लोग डिटेल से समझेंगे। दोनों से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहेंगे हम कि यदि आप लोगों को नोट्स बनानी हो तो जितना इसमें आपको स्लाइड में लिखा हुआ दिख रहा है तो आप एज इट इज लिख सकते हो। ये नोट्स ही है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ यदि आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मोर देन सफिशिएंट है कि आप इतना, जितना मैं ये दिख रहा आपको मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन में जो भी, तो आप इसको, ठीक है, लिख सकते हो, क्योंकि ये नोट्स ही है, कोई वो नहीं है कि कहीं से अलग से लिखा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। और यदि आप इसको, आपको मतलब इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और डेली हम लोग एक एक टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, तो अच्छे से आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे से प्रत्येक टॉपिक को आपके पूरा डिटेल से आप समझते भी जाओगे और फिर आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि यदि आप इकट्ठा बनाने बैठ जाओ, बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं ना कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये नोट्स ही है, इसलिए आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे एसएमएस कर देना, मीन्स कमेंट कर देना। तो यदि चाहिए तो फिर मैं उसमें टेलीग्राम में फिर सेंड कर दूंगी, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बात की गई थी। इसमें बात की गई थी कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध से इस कानून ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था, ठीक है। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमारी नहीं, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। और किसका शासन आ गया था? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था, ठीक है। सॉरी, पहले क्या हुआ था, 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। कंपनी में वहाँ के जो भी गवर्नर जनरल या अधिकारी आते थे उनका साथ वो यहाँ पे व्यापार करते थे, अपना मनमानी करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब ऐसे में काम नहीं चलने वाला है, तो उसने क्या किया कि उसके कंपनी के शासन को समाप्त कर देती है और जो वहाँ की महारानी विक्टोरिया है तो भारत की बागडोर वो अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात की थी कि जो गवर्नर जनरल का पद था, जब अब कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त किया जाएगा, जो भी उससे इम्पोर्टेंट रूल्स थे। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का जो पद था तो उसके पद नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके जो पद का नाम बदलकर क्या किया गया था? वायसराय। कितने 3 बार इसमें नाम चेंज होते हैं। मेनली जितने भी एक्ट आते हैं तो उसमें 3 ही बार नाम चेंज होते हैं। तो ये बात मतलब पद नाम चेंज होते हैं। पहले तो हुआ जो गवर्नर था बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है, 1773 में। फिर उसके बाद आता है कि जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है। पहले बंगाल का बनाया जाता, फिर भारत का उसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। देन उसके बाद आता है कि इसका जब शासन खत्म हो जाता है तो इसको भारत का वायसराय बना दिया जाता है, ठीक है, उसके पद नाम बदलकर। तो ये बातें आप याद रखना। देन उसके बाद है कि जो पहले वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बना था, ठीक है। इसमें एक नए पद का सृजन होता है जिसे भारत राज्य सचिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें से एक 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का भी गठन होता है, ठीक है। तो इसमें मेनली इतनी ही बात की गई है। देन आज हम समझेंगे अब जो हमारे इसके बाद क्या आता है, तुरंत ही 1861 के भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो 1861 का भारत परिषद 3 आते हैं, जल्दी जल्दी ही आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो उसमें से कौन कौन से हैं, मतलब 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का और 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1919 में फिर वही इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाता है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया
कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पहले वो क्या करते थे कि हम लोगों को बस अपनी मजदूरी के लिए रखते थे। ठीक है, अच्छा काम हम लोगों से नहीं करवाते थे और हमको दबा के रखते थे। वो खुद ही शासन यहाँ की चलाते थे, लेकिन उनको जब 1857 में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो उनको लगा कि अब यदि हम भारतीयों को शामिल नहीं करते हैं, भारतीयों का सहयोग नहीं लेते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस एक्ट के तहत उन्होंने भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक समझा। ठीक है, इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1919 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम यानी कि भारतीय संवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, ये जो भारत परिषद अधिनियम थे, तो इनमें से 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो क्या था कि मतलब कि इस भारत के संवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी विशेषताओं की बात करें यदि हम तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको इसके एक एक पॉइंट फ्रेंड्स लर्न करने होंगे, याद करने होंगे, बार बार रिवीजन करने होंगे। और ये हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में एज इट इज़ एक एक स्टेटमेंट उठा लिया जाता है। सो इसमें से आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल एक एक करके आप लोग याद करना। ठीक है, तो इसमें यदि हम पहला बात करें तो इस अधिकार के अंतर्गत वायसराय और प्रांतों के गवर्नर के अधिकार को बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, तथा जो गवर्नर जनरल की परिषद को भारतीयों के साथ मिलकर कार्य करने का अधिकार दिया गया था। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की जो विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई थी, तो उन्हें क्या किया गया था, मतलब कि उनको विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, आपको पता है कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो क्या किया जाता है, जो उसका गवर्नर था बंगाल का, तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें बम्बई और जो मद्रास की प्रेसिडेंसियां रहती हैं उनको उसके अधीन कर दिया जाता था। पहले तो केंद्रीकरण था, लेकिन बाद में उनको मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। तो जब 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है उसमें फिर मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की जाती हैं, मतलब कि इसका पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ था। देन उसके बाद है कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो अध्यादेश जो भी विपत्ति के समय में बिना किसी से राय लिए वो अध्यादेश लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वायसराय को था कि आप आपातकाल में अध्यादेश की शक्ति वायसराय को प्रदान कर दी गई थी। फिर क्या हुआ था कि 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों यानी कि बनारस के राजा पटियाला के और बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ठीक है, अब इसको यदि हम और डिटेल से समझें तो ये तो रहे इसके मेन पॉइंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम लोग कि क्या किया गया था कि इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था कि भारतीय प्रतिनिधि जो थे उनको उसमें शामिल करने की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी यानी कि नॉन ऑफिशियल सदस्यों के रूप में नॉमिनेट कर सकता था। 1862 में क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने, हमने देखा कि 3 लोगों को नॉमिनेट किया था। ठीक है, अपने परिषद में शामिल किया था। उनमें से हमने देखा कि बनारस के राजा, पटियाला के राजा महाराजा थे और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है कि हमारे लोकसभा राज्यसभा में नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं जो भी, तो उसमें से हम लोग जब राष्ट्रपति और संसद पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी जो ये क्योंकि हमारा आपको पता है कि हमारा संविधान जो है वो उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है, तो उधार का थैला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कई देशों से उसने कई देशों के संविधान से कोई ना कोई बातें ली हैं,
जैसे कि अब यहाँ पे ही आप देख लो कि जो नॉमिनेट करने का है, अभी आप पढ़ोगे कि कौन से देश से कौन कौन सी बातें ली गई हैं, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन के लिए मतलब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे इतना बात करते हैं कि विधान परिषद में इसको मनोनीत कर लिया जाता है, ठीक है। 3 लोगों को मनोनीत किया जाता है। इनमें से कौन से थे? बनारस के राजा हो गए, पटियाला के महाराजा हो गए और सर दिनकर राव को, ठीक है। फिर आता है कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, ठीक है। जो 1773 में ख़त्म कर दी गई थी, उनको क्या किया कि जो 1861 का आया भारत परिषद अधिनियम, तो उसको पुनः विकेंद्रीकरण की इसको मतलब शक्तियां दे दी थी, विधायी शक्तियां, और पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। देन उसके बाद कि इस प्रकार क्या हुआ कि इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, ठीक है। जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वहाँ पे हुई थी उसको उलट दिया और 1833 का चार्टर एक्ट के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण ही क्या हुआ कि 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता यानी कि इंटरनल ऑटोमोनी, ठीक है, सॉरी कि इंटरनल ऑटोनॉमी हासिल हो गई थी। जो प्रांत थे उनको क्या हुआ था कि आंतरिक स्वायत्तता यानी कि इंटरनल ऑटोनॉमी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। देन उसके बाद था कि बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, सॉरी जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः क्या हुआ था कि 1862, यहाँ पे हमने देखा 1862, 1866 और 1887 में विधान परिषदों का गठन किया गया था, ठीक है। इन 2-3 जो कि थे बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्रों में क्या किया गया था? विधान परिषदों का गठन किया गया था। देन उसके बाद था कि इसने वायसराय को परिषद के कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की थी, ठीक है। जो इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि वायसराय जो था, तो वायसराय को परिषद में कार्य संचालन की के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। और इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 को, ठीक है, 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी थी। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब है कि क्या आता था कि इसके अंतर्गत भारत की परिषद जो थी, तो इसमें क्या बात की गई थी कि जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी, तो इसके अंतर्गत भारत की परिषद में एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था, ठीक है। जो पोर्टफोलियो था, तो उसके में क्या होता है कि इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक मतलब कि एक सदस्य या एक या अधिक मतलब कि एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार होता था, ठीक है। जो कि परिषद थी उसके ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार उसको होता था। देन उसके बाद था कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की मतलब कि बिना काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। आपको अभी भी पता है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी अवधि 6 माह तक होती है। हालांकि फिर वो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 6 माह तक होती है मेनली। उसको बढ़ाना चाहे तो वो 6 माह से फिर 6 माह के बाद आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो उसकी अवधि होती है मेन रूप से वो 6 माह की ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है कि जो अध्यादेश का प्रावधान था वो ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल यानी कि बिना परिषद की रिकमेंडेशन के यानी कि संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की अधिकृत थी। यानी कि वो किसी से नहीं पूछ सकता था, कोई उसको ज़रूरत नहीं थी पूछने की। यदि वो वायसराय जो था, यदि वो ये नहीं समझता था कि हमको किसी से इसके बारे में राय लेनी चाहिए, यदि उसको लग रहा है कि यहाँ पे खतरा है, तो वो क्या करता था, कोई आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता था, ठीक है। तो आज हमने देखा कि 1861 के इंडियन मतलब कि भारत के जो अधिनियम थे
भारत शासन अधिनियम, तो इसमें भारत परिषद अधिनियम था, ठीक है। इसकी विशेषता देखिए और ये क्यों लाया गया था इसके बारे में हमने चर्चा की। सो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसका आंसर ज़रूर देना, क्योंकि आप लोग जो भी रेगुलर देख रहे होगे वो बिल्कुल इसका आप लोग राइट आंसर दे लोगे कि आप लोग बताओगे जो ब्रिटिश शासन के अंतर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत था, उनमें से कौन कौन से एक्ट लाए गए थे, ठीक है। उसको आपको सही क्रम में एकदम से सीक्वेंस में बताना है। जो पहला एक्ट आया था सबसे पहला, फिर दूसरा कौन सा आया था, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो उसको पूरा डेट और एक्ट का नाम कि इसमें से किसको बताना है आपको कि जो जब ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत भारत था, ठीक है, तो उसके तहत जो एक्ट लाए गए थे, यानी कि 1773 से, यहाँ पे हिंट दिए दे रहे हैं हम, 1773 से जो 1853 तक था, उसमें से कौन कौन से एक्ट लाए गए थे आपको पूरा सीक्वेंस से एक्ट के नाम सहित बताते हैं और बताना है मिस की। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर बताओगे इसका आंसर, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नोट्स बनानी हो तो प्लीज़ कमेंट करना यदि आपको PDF चाहिए तो, ठीक है।